हेलो बच्चों, अब हम ले रहे हैं आज भूमि सुधार के घटक। पिछले लेक्चर में हमने लिया था कि भूमि सुधार का अर्थ क्या होता है, मतलब भूमि सुधार किसको कहते हैं, भूमि सुधार के उद्देश्य क्या है, कि सरकार ने भूमि सुधार पर इतना जोर क्यों दिया, भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों होती है, और भूमि सुधार के घटक कौन कौन से हैं। इसके सिर्फ हमने नाम पढ़े थे कि काश्तकारी प्रथा में सुधार है, चकबंदी है, जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण है और सहकारी कृषि है। ये घटक है, मतलब ये हमने पढ़े थे। अब हम उनको विस्तार से ले रहे हैं कि काश्तकारी प्रथा में सुधार से क्या मतलब है, जोत की चकबंदी क्या होती है, अधिकतम सीमा का, जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण क्या है, इनका हम विस्तार से आज वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि भारत में भूमि सुधार के घटक क्या क्या है। तो भूमि सुधार के अंतर्गत हम निम्न घटकों को शामिल करेंगे। एक तो काश्तकारी प्रथा में सुधार, फिर है भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण, फिर लेंगे जोत की चकबंदी और एक लेंगे सहकारी कृषि। तो इन चार घटकों को आज हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि काश्तकारी प्रथा में सुधार से क्या मतलब है। काश्तकारी प्रथा से अभिप्राय उस प्रथा से है जिसके अंतर्गत भूमि पर खेती की जाती है, मतलब खेती, भूमि पर जो खेती है वो किस तरीके से की जाती है, मतलब उसका संबंध भूमि के स्वामी और भूमि स्वामी स्वयं खेती नहीं करता है तो खेती करने वाले से उसका क्या संबंध है। मतलब इसमें हम संबंध को लेते हैं कि जो भूस्वामी यदि स्वयं खेती नहीं कर रहा है तो जो भूमि पर खेती कर रहा है उसके साथ उसका क्या संबंध है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले तीन तरह की प्रथाएं यहाँ पर मौजूद थी। एक जमींदारी प्रथा थी, एक रैयतवाड़ी प्रथा थी और एक महलवाड़ी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत कृषि भूमि का जो लगभग 40% 40% भाग जो है वो लगान के रूप में, मतलब कृषि भूमि का 40% भाग जो था वो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत आता था। इसमें क्या होता था, जमींदार अपनी भूमि को किराए पर देकर काश्तकारों से अधिक लगान वसूलने की कोशिश करता था। जमींदार फसल के हिस्सेदार होते थे लेकिन लागत का संपूर्ण भाग काश्तकार द्वारा उठाया जाता था। तो जमींदारी प्रथा क्या थी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय लगभग 40% जो खेती थी वो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत आती थी। जमींदारी में क्या होता था कि जमींदार जो था वो अपनी भूमि को किराए पे देता था काश्तकार को, और काश्तकार से कोशिश करता था ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करने की। तो काश्तकार से वो लगान तो लेता था, जमींदार जो था वो फसल का हिस्सेदार तो होता था लेकिन फसल की जो लागत होती थी उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होता था। मतलब पूरी की पूरी लागत जो है वो काश्तकार द्वारा उठाई जाती थी लेकिन फसल का हिस्सा जो है वो जमींदार के द्वारा लिया जाता था। तो ये तो थी जमींदारी प्रथा। काश्तकारी प्रथा में हम क्या ले रहे हैं कि भूस्वामी यदि खुद खेती नहीं कर रहा है तो उसका जो खेती कर रहा है उसके साथ क्या संबंध है। तो जमींदारी प्रथा का अंतर्गत क्या था कि जमींदार जो था अपनी खेती जो काश्तकार था उसको किराए पर देता था और उससे ज्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करता था। इसके अलावा जमींदार जो था वो लागत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता था, सारा की सारी लागत जो है काश्तकार के द्वारा उठाई जाती थी। फिर है रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा में खेती करने वाले को रैयत कहते थे, मतलब जो खेती करता था उसको रैयत प्रथा कहते थे। इस प्रथा में किसान जो था वो स्वयं सरकार को राजस्व का भुगतान करते थे। मतलब जमींदारी प्रथा में तो क्या था, मध्यस्थ होते थे, मध्यस्थ जो थे वो लगान लेते थे। परंतु रैयतवाड़ी प्रथा में थोड़ा सुधार हुआ कि उसमें मध्यस्थों का कोई स्थान नहीं था, किसान सीधा जाके सरकार को राजस्व का भुगतान करता था। यद्यपि ये जो प्रथा थी जमींदारी प्रथा से तो श्रेष्ठ थी, परंतु इसमें भी धीरे धीरे क्या हुआ, जमींदारी प्रथा की जो भी बुराइयां थी, मतलब जो बड़ा किसान था वो फिर से जमींदार का रोल करने लग गया था। तीसरी है महलवाड़ी प्रथा। महलवाड़ी प्रथा में क्या होता है कि भू राजस्व का निर्धारण पूरे गांव को एक इकाई मान लेते हैं, मतलब इसमें अलग अलग किसान को राजस्व सरकार को नहीं देना होता था। उसमें क्या करते थे, पूरे गांव को एक इकाई मान लिया और उसमें राजस्व का भुगतान जो है वो पूरा जो ग्रामीण समुदाय जो था उसको दे दिया जाता था। जो भू राजस्व था जिसमें मतलब पूरे गांव में जो खेती होती थी उसके आधार पर गांव के जो प्रतिनिधि होता था, गांव का एक प्रतिनिधि चुन लिया जाता था, वो जितना भी फसल होता था उसके आधार पर जितना लगान बनता था वो सरकार को चुका देता था। तो काश्तकारी प्रथा में ये तीन तरह की प्रथाएं थी, है ना। एक जमींदारी प्रथा हो गई, एक महलवाड़ी हो गई, एक रैयतवाड़ी प्रथा हो गई। तो ये तीन तरह की प्रथाएं उस समय प्रचलित थी जिसमें सरकार
उसको क्या करना था। इससे क्या हो रहा था, किसानों का, जो काश्तकार थे, उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। उन्हें अपनी खेती का मतलब अधिकतम हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ रहा था और किसानों के पास उनके जीवन निर्वाह के लिए भी नहीं बच पाता था। इसलिए सरकार की ये कोशिश थी कि किस तरह से इस प्रथा में, ये जो काश्तकारी प्रथा है, इसमें सुधार किया जाए। तो काश्तकारी प्रथा में सुधार करने के लिए कुछ नियम बनाए सरकार ने। सबसे पहला नियम था कि सरकार ने जो लगान था उसको समाप्त करने के लिए, जो अधिकतम लगान जो काश्तकार से वसूल किया जा रहा था, उसको समाप्त करने के लिए कानून बनाए। इसमें सबसे पहले बिहार राज्य ने, उसके बाद अन्य राज्यों ने ऐसे कानून बनाए। जमींदारों को क्या किया सरकार ने, उनके स्वामित्व से वंचित करके उन्हें मुआवजा दे दिया। मतलब एक सीमा सरकार ने निर्धारित की कि इससे ज्यादा भूमि किसी के पास नहीं होगी। उससे ज्यादा जो भूमि थी उसका सरकार ने उसको मुआवजा दे दिया और उस जमीन को अपने पास रख लिया। अब उस जमीन का क्या किया, वो जो अधिक जमीन, अधिकतम सीमा से ज्यादा जो जमीन थी, उसको सरकार ने क्या किया, जो भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, ऐसे या सीमांत किसान थे जिनके पास बहुत कम भूमि थी, उनको न्यूनतम कीमत पर सरकार ने उनको दे दिया। दूसरा क्या किया, मध्यस्थों की समाप्ति के लिए सरकार ने भूमि के स्वामित्व का अधिकार जो है काश्तकारों को दे दिया। मतलब जो उस पर खेती कर रहा है, जो जिस जमीन पर खेती कर रहा है, वही उसका मालिक हो गया। ये जो नियम है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल और अन्य राज्यों में काश्तकारों को क्या किया, स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उन्होंने कानून बना दिया। तो इन राज्यों ने सबसे पहले कानून बना दिए कि जो जिस जमीन पर खेती करेगा वो उसका मालिक हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि इससे फायदा क्या हुआ कि जो मध्यस्थ थे उनकी समाप्ति हो गई, कि जो बिचौलिए थे, कि वो काश्तकार से तो लगान कितना लेते थे, यदि मान लो काश्तकार से ले लिया 50% लगान क्या लिया, लेकिन राजस्व में 30% जमा किया, तो वो सारी स्थिति समाप्त हो गई। अब काश्तकार क्या था, खुद मालिक था और वो खुद ही सरकार को लगान जो है जमा कराता था। इसके बाद लगान का नियमन किया सरकार ने। क्या किया, काश्तकारों को उस समय क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा उनका शोषण हो रहा था, उनकी उपज का अधिकतम भाग जो है लगान के रूप में ले लिया जाता था। तो सरकार ने अब भूमि सुधारों में, जब काश्तकारी प्रथा में सरकार ने सुधार किए, तो उन्होंने क्या किया, लगान का नियमन कर दिया। मतलब अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी लगान की, कि इससे ज्यादा लगान वसूल नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ कि किसान को पता है कि मुझे इतना लगान देना है, उसके बाद जो फसल का हिस्सा है वो उसके पास पड़ जाता है। लगान को उचित सीमाओं के अंदर सीमित रखने के लिए राज्यों ने, जैसे पहले कानून बनाया, उसी तरह राज्यों ने अब भी कानून बना दिए। और अधिकतम लगान की सीमा जो है भूमि की उपज के 1/4 से 1/5वें भाग के बीच निर्धारित की। मतलब अधिकतम लगान कितना हो सकता है, 1/4 हिस्से से 1/5 हिस्से के बीच हो सकता है। पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश ने लगान की अधिकतम सीमा केवल 1/3 निर्धारित कर दी। उन्होंने कहा कि 1/3 जो है वो लगान के रूप में लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि काश्तकारी प्रथा में जो सुधार हुए, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मध्यस्थ वर्ग जो था उसका समाप्त हो गए, जिसके कारण से जो किसान थे वो शोषण से बच गए। इसके अलावा उन पर जो किसान जिस भूमि पर खेती करता था वो उसका मालिक बन गया, जिससे वो उस पर और ज्यादा सुधार करके खेती करने लग गया। अब आता है दूसरा, अब हम लेते हैं भू जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण। दूसरा काम जो सरकार ने, पहले तो काश्तकारी प्रथा में सुधार किया, उसके बाद सरकार ने जो सुधार किया वो किया कि किस तरह से भूमि की उच्चतम सीमा को निर्धारित किया जाए। तो भू जोतों की उच्चतम सीमा के निर्धारण का मतलब क्या है कि भूमि की एक अधिकतम सीमा को निर्धारित किया गया जो एक व्यक्ति अपने पास रख सकता है। तो सरकार ने ये निर्धारित कर दिया कि ये अधिकतम सीमा है, इतनी भूमि एक व्यक्ति अपने पास रख सकता है, इससे ज्यादा भूमि अपने पास नहीं रख सकता। जिसके पास उस सीमा से ज्यादा भूमि थी उसको सरकार ने क्या किया, मुआवजा दे दिया और वो सारी भूमि अपने पास ली। अब उस जो अतिरिक्त भूमि जो सरकार के पास इकट्ठी हुई, उसको सरकार ने भूमिहीनों में, छोटे और सीमांत जो किसान थे उनमें वितरित कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि जो अधिकतम सीमा थी, एक तरफ तो क्या हुआ, सामाजिक न्याय की स्थापना हुई कि एक तरफ बहुत ज्यादा अमीर लोग थे, दूसरी तरफ बहुत भूमिहीन श्रमिक थे, तो उनमें वो भूमि वितरित हो गई। लोगों के पास जो जोत का आकार था वो बहुत छोटा था, जिसके कारण से वो खेती के लिए अनुपयुक्त या यूं कहें कि अनार्थिक थी। वहां पर परिश्रम ज्यादा करना पड़ता था, लागत ज्यादा आती थी, लेकिन उससे बचत कम होती थी। अब सरकार ने वो जब उनको भूमि दे दी तो भूमि का आकार उचित या आर्थिक जोत बन गई, जिस पर खेती करने से लाभदायक होता है, या कृषि का यंत्रीकरण कर सकते थे।
भूमि की अधिकतम सीमा जो निर्धारण करना था, उसके पीछे जो सरकार का मुख्य उद्देश्य था वो था किस तरह से सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो अधिकतम सीमा से अधिक भूमि थी उसको भूस्वामी को उस भूस्वामी को मुआवजा देकर वो जो भूमि ली उसको सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को दे दी, जिनकी जोत का आकार कृषि के लिए उपयुक्त नहीं था, और ये भूमि उनको नामात्र कीमत पर दी गई, जिससे उनकी जोत का आकार कृषि के लिए लाभदायक हो सके। मतलब आर्थिक जोत का मतलब होता है कि ऐसी जोत जिस पर कृषि में हम यंत्रों का प्रयोग कर सकें, जो उन्नत किस्म के खाद बीज आदि का प्रयोग करें, तो उसमें बचत हो। मतलब कई बार ऐसा होता है खेत का आकार इतना छोटा है कि उसमें यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते, या उसमें जितना हम लगाते हैं उससे कम उत्पादन हो पाता है। तो भू जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारण के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि किस तरह से जो छोटी और अनार्थिक जोतें हैं उनको उपयुक्त आर्थिक जोत में बदला जाए। अगला कार्य जो सरकार ने किया भूमि सुधारों में, एक था जोत की चकबंदी एवं सहकारी खेती। भारत में भू जोत का आकार हमने पहले ही बताया कि बहुत छोटा और बिखरा हुआ होने के कारण कृषि की लागत जो है वो अधिक आती थी, और कई बार क्या होता है बहुत सारी भूमि बेकार हो जाती थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए देश में क्या किया, चकबंदी का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। चकबंदी का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत छोटे छोटे जो खेत थे किसानों के जो बिखरे हुए थे, उनको एक जगह पर सरकार ने एक या दो बड़े खेतों में उनको बदल कर उनको दिया। मतलब चकबंदी में बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ी जोत बनाई गई और वो उनको दे दी गई, जिससे कि वो उस पर अच्छी तरह मतलब कृषि में यंत्रों का खाद बीज आदि का प्रयोग कर सकें, और उनका प्रयोग करने से जो कृषि है वो लाभदायक हो सके। मतलब ऐसा ना हो कि छोटे छोटे बिखरे हुए खेत हैं जिनमें मेहनत ज्यादा हो रही है लेकिन बचत नहीं हो पा रही है। इसको बचाने के लिए सरकार ने क्या किया, उनको छोटे छोटे और बिखरे हुए खेतों को एकत्र किया और उनको किसानों को एक जगह पर उनको एक बड़े खेत में बदल कर या दो बड़े खेतों में बदल कर दिया, जिससे उनकी जोत जो है आर्थिक बन सके। इसके बाद सरकार ने किया सहकारी खेती। ये जोत के उपविभाजन और विखंडन की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, सहकारी कृषि को अपनाया। सहकारी कृषि का मतलब क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार सहकारी खेती में भूमि के स्वामित्व का जो अधिकार है वो किसान के पास रहता है, परंतु खेती जो है वो संयुक्त रूप से की जाती है। मतलब सहकारी खेती में भूमि का जो स्वामित्व है वो प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पास रहेगा, लेकिन उसको इकट्ठा करके संयुक्त रूप से वो खेती करेंगे, सारी भूमि को मिलाकर खेती करेंगे। तो सहकारी खेती से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत किसान द्वारा अपनी भूमि पर स्वामित्व रखते हुए स्वेच्छा पूर्वक कुछ या सभी कृषि कार्य संयुक्त रूप से किए जाते हैं। मतलब सहकारी खेती में किसान जो है वो स्वतंत्र होता है, वो स्वेच्छा पूर्वक चाहे तो किसी के साथ मिलकर खेती कर सकता है, चाहे तो स्वयं अकेला भी कर सकता है। तो ये हुई सहकारी खेती। मतलब सब ये जो भी उन्होंने सरकार ने भूमि सुधार में जो कार्य किए उन सबका मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जाए, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी समस्या जो थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, जो बढ़ी हुई जनसंख्या, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की सरकार की सबसे बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार का मुख्य उद्देश्य ये था कि कौन से ऐसे सुधार किए जाएं जिसके कारण से कृषि में उत्पादन भी बढ़े और उत्पादकता भी बढ़े, जिससे वे बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा सके। तो ये सारे कार्य जो भी सरकार ने किए, काश्तकारी प्रथा में सुधार किया, या भूमि की अधिकतम जोत का अधिकतम उच्चतम सीमा का निर्धारण किया, या जोत की चकबंदी की, या सहकारी खेती को अपनाया, इन सब का उद्देश्य जो था उसी के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भारत जो है वो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर ही नहीं बना बल्कि उसको निर्यात भी करने लग गया। तो ये हुए हमारे भूमि सुधार। थैंक यू।